जो मासिक साइकिल है ये शुरू होती है लड़कियों में, तो समझो उनकी उम्र है वो करीब 10 या 12 साल के आसपास होती है। बहुत सारे संकोच होते हैं कि ये क्या हो गया, भावनात्मक चीज़ें, मेंटल ट्रॉमा, इससे डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए, कौन से बदलाव इसमें देख सकते अगर मैं इमोशनल लेवल पे बात करूँ तो डेफिनेटली बच्ची की उम्र बहुत ही कम होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्ची ब्लड देख के डर भी जग सकती है अगर उसको पहले से इस बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो। हैं? अगर पीरियड्स हैं तो घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप मंदिर में नहीं जाएंगे, आप इवन फास्ट नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ें तो ये कितना सही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले समय में सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, हाइजीन की कमी होने की वजह से या महिलाओं को आराम नहीं मिलता था क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो भी समस्याएं महिलाओं को होती थी, तो उन चीज़ों के लिए शायद ये नियम बनाए गए, लिमिट्स बनाए गए। सो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु। आज आप शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा एपिसोड, संकोच नहीं सवाल करो। ये जो एपिसोड है ये पूरा डेडिकेटेड है उस एज ग्रुप के लिए जब एक लड़की अपनी मासिक साइकिल को शुरू करती है। बहुत सारे भावनात्मक, बहुत सारे चिकित्सकीय बदलाव उसमें होते हैं, बट अपनी एक एज के कारण और सोसाइटी की कुछ धारणाओं के कारण वो सवाल नहीं कर पाते, जिसका जो रिजल्ट है, जिसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है वो क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां उनको डेवलप हो जाती हैं। अभी भी हम देखें तो लेडीज़ में जो ये यूटीआई की प्रॉब्लम्स है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिकल इन्फेक्शंस की, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारी इस साइकिल से भी। और जिसका रिजल्ट अगर टाइम पे ध्यान ना दिया जाए तो यहाँ तक होता है कि बहुत सारी औरतें अपनी जान गंवा बैठती हैं। तो इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अर्चना गोयल, वेलकम मैम। वी हैव डॉक्टर अरुणा वर्मा विद अस, वेलकम मैम, एंड डॉक्टर मधुरिका शर्मा, वेलकम। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब ये साइकिल, जो मासिक साइकिल है ये शुरू होती है लड़कियों में, तो समझो उनकी उम्र है वो करीब 10 या 12 साल के आसपास होती है। मतलब कहीं ना कहीं बचपना भी उनमें है और कहीं ना कहीं उनका जो एडल्ट एज की तरफ कदम है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे संकोच होते हैं कि ये क्या हो गया, भावनात्मक चीज़ें, मेंटल ट्रॉमा, किससे डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए और कौन से बदलाव उसमें देखे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। अगर मैं इमोशनल लेवल पे बात करूँ तो डेफिनेटली बच्ची की उम्र बहुत ही कम होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्ची ब्लड देख के डर भी जग सकती है अगर उसको पहले से इस बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो। दूसरा, बच्चे को ऐसा भी लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह मैं कब ठीक होंगी, क्योंकि पहली बार वो जीवन में इस चीज़ का अनुभव कर रही होती है। तीसरा, हमारी सोसाइटी में एक टैबू की तरह से माना जाता है मेंस्ट्रुएशन, तो उसके बारे में बेसिकली सोसाइटी में बात करने में बहुत झिझक है आज भी कुछ ऐसे लोगों में। और फिर मैं बात करूं तो अगर बच्ची को ये नहीं पता है कि यह एक नेचुरल प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत कम हो सकता है। और बेसिक अगर मैं मेडिकल टर्म पे बात करूं तो क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं जो कि नेचुरल मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और उसकी वजह से ही हल्का पेट दर्द, क्रैम्प्स भी बच्चों में होते हैं कि यूट्रस की जो लेयर है वो निकल रही होती है, नई लेयर फिर डेवलप होती है। फिर ब्रेस्ट में थोड़े थोड़े पेन, बच्चों को टेंडरनेस, ये भी हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। फिर मूड स्विंग्स भी देखे जाते हैं बच्चों में, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, कुछ बच्चों में इवन वॉमिटिंग भी देखी गई है। बैक की समस्या पीरियड्स के दौरान पाई जाती है। और इन कंडीशंस में बेसिकली जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि हम इवन मदर को भी ये बताते हुए हमारे पास यंग गर्ल्स को लेके आती हैं कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को सैनिटरी पैड्स कैसे यूज करना है, उसे कब बदलना है,
इसके बारे में भी नॉलेज नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगी कि एक माँ ही है जो बच्चे का सबसे अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकती है, क्योंकि अगर माँ एक शब्द ही बोलती है कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे बताएं, मुझसे शेयर करें, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बच्चे में एक नया कॉन्फिडेंस भर देती आएंगी। डेफिनेटली मैम। डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो बहुत क्रूशियल है कि हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये डेवलप हुआ है वैदिक एजुकेशन से, फिर मुगल एजुकेशन सिस्टम आया था, देन ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हुआ और शिक्षा प्रणाली रोज पे रोज डेवलप हो रही है, नई नई चीज़ें, जबकि हमने रिप्रोडक्टिव नॉलेज और साइंस को भी इंक्लूड किया है अपने किताबों में। तो क्या शिक्षा उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि हम लड़कियों को अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अलार्म दे सके? क्या उस उम्र में जो शिक्षा होनी चाहिए वो अभी स्कूलों में उपलब्ध है आपके हिसाब से? हाँ, इस चीज़ के बारे में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा देखें तो शिक्षा उपलब्ध तो है, लेकिन कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसमें आज भी टीचर्स, घर में पेरेंट्स इसको लेके बात करने में थोड़ी झिझक महसूस करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि तो इस करके शिक्षा तो किताबों में सब लिख दी गई, तो मैं इस बारे में इस चीज़ पे एम्फसाइज करूँगी कि ये शिक्षा स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से दी जानी चाहिए। ये बताना चाहिए कि ये एक नेचुरल चीज़ है और ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों को ही, इवन इन अ कॉमन ग्रुप जिसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, वहाँ पे इस शिक्षा जो कि किताब में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उसकी जो इफेक्ट हैं ये सब चीज़ें बच्चे कभी नेट पे देखेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट मीडिया बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको जो भी कुछ मिलता है उसको नेट पे ढूंढने की खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को नेट या उस पर ढूंढने की कोशिश के बजाय टीचर्स को एंड पेरेंट्स को ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो उसको पूछें, उसको बताएं। और ये तभी हो सकता है जब किताबों में उपस्थित, किताबों में प्रेजेंट नॉलेज को टीचर्स शेयर करें, उनको समझाएं कि ये चीज़ नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल वे में जाएगी, नेचुरल वे, एंड इट इज पॉजिटिव फॉर फीमेल। जिनको पीरियड्स नहीं आते वो बीमार होती हैं, जिसमें आ रहे हैं वो फीमेल्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है फिजिकली एंड मेंटली। तो ये किताबी नॉलेज होने के बाद भी इसकी अवेयरनेस बेसिकली और डिस्कशन टैबू नहीं है। और हाँ, इसमें कोई टैबू नहीं है। पहले बहुत ये किया जाता था कि नहीं पीरियड्स के दौरान ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन मैं इसको साइंटिफिकली अगर सोचती तो शायद ये इसलिए किया जाता था कि सबको मालूम होता था कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग ऑन, जिससे फीमेल्स को रेस्ट मिल जाए। ये पहले इसलिए उनको अलग रखा जाता था, बट अब उसको एक टैबू समझ के एकदम उसको छुआछूत बीमारी की तरह से अलग कर दिया। नहीं, ये खाने में नहीं आएगी, ये किचन में नहीं आएगी, ये पूजा स्थल पे नहीं जाएगी, ये किस चीज़ को छुएगी नहीं। तो ये बेसिकली अब टैबू बना दिया गया, जो शायद पहले ऐसा नहीं था, उसको तोड़ मोड़ दिया गया। तो नॉलेज होने के साथ में उस नॉलेज को शेयर करना पॉजिटिव वे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल बाय टीचर्स एज वेल एज एट होम बाय पेरेंट्स। इसमें मदर का, जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया कि मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मदर को ये चीज़ करनी चाहिए शुरू से। मदर का ये जो साइकिल है, तो अभी जो हमारे ऑडियंस इस एपिसोड को देख रहे हैं उसमें, क्योंकि आप जैसा मैम ने बताया कि अभी हिचक को दूर करने का दूसरा ऑप्शन बच्चे ढूंढते हैं कि वो गूगल करने लगते हैं। सो उन बच्चों को जो अभी 10, 11, 12, 14 साल की एज में है, तो आप कैसे समझाना चाहेंगे कि इस साइकिल के दौरान हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कंटिन्यूअसली शरीर से खून का रिसाव होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं सैनिटरी पैड्स, जो आजकल तो बहुत अच्छे से अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है। पहले गांव देहात में बहुत मुश्किल होता था प्राप्त करना, अब इजीली अवेलेबल भी है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉस्ट कंट्रोल की वजह से उनका अब प्राइस भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, या बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ब्लड, क्योंकि वो एक ह्यूमन टिश्यू है, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो वो एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट कल्चर मीडियम, जब हम मेडिकल लाइन में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है दुनिया का सबसे अच्छा कल्चर मीडियम है ब्लड। तो एक्चुअली वो एक ब्लड वो कल्चर मीडियम है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आके एक्युमुलेट होगा और बहुत जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यहाँ पे हाइजीन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ हम इसीलिए बार बार बोलते हैं, मान लीजिए
गांव में देहात में लड़कियां हैं जिनको सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर फैमिली में उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है, तो कई बार लड़कियों को कहा जाता है कि यार ठीक है इसको तो डिस्कार्ड ही तो करना है, पुराना गंदा कपड़ा यूज करना। वो पुराना गंदा कपड़ा ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया कुछ पैथोजेंस लिए हुए होगा, उसमें जब ब्लड जाएगा तो वहाँ पे वो पैथोजेंस मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे और वो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। इसीलिए ये कंसेप्ट आया कि जो चीज इस्तेमाल हो रही है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए वो स्टेराइल होनी चाहिए, उसमें पैथोजन नहीं होना चाहिए। स्टेराइल होने की वजह से ही सैनिटरी पैड्स को इतना प्रमोट किया गया। कई बार होता है पुरानी महिलाएं बच्चियों के साथ दादियां आती होंगी तो जी डॉक्टर साहब हमने तो हमेशा से कपड़ा ही इस्तेमाल किया, बट अगर आप उनसे सच में ठीक से बात करो तो आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं बिल्कुल धुला हुआ कपड़ा होता था जी, धूप में सुखाते थे उसको, ड्राई क्लीन क्लॉथ, दैट वाज व्हाट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री टाइम इमेमोरियल, जब तक पैड्स नहीं थे। बट अब चीजें इजी हैं, बच्चों को वो चीजें अवेल करें। नाउ नॉट ओनली अबाउट हाइजीन ऑफ सेल्फ कि आपने सैनिटरी पैड यूज किया, आपको हर 6 घंटे में उसको डिस्कार्ड भी करना है। कई बार क्या होता है पूरा डर्टी नहीं हुआ था, पूरा स्टेन नहीं हुआ था, हमने सुबह से शाम तक वही लिया है। स्कूल में डिस्कार्ड प्रॉपर करने की जगह नहीं थी, वहां पे चीज आ जाती है संकोच, शर्म आती है लड़कियों को ये चीजें डिस्कस करने में। वॉशरूम जाएंगे तो डिस्कार्ड करेंगे तो दिक्कत होगा, कोई देखेगा, ये सब चीजें। तो उनको पता होना चाहिए कि नहीं हमारे हेल्थ के लिए वो जरूरी है। इट हैज टू बी चेंज एवरी 4 to 6 hours और earlier if you have it। दूसरा, डिस्पोजल ऑफ दी सैनिटरी पैड्स और यूज्ड क्लॉथ और whatever they are using, that is also very important for environmental hygiene purposes। आप एक यूज्ड सैनिटरी पैड को कहीं भी डिस्कार्ड कर दें, should not be done। एक अगर हम Tier 3 Tier 4 सिटीज में जाएं तो वहाँ पे डिस्कार्डिंग ऑफ दी सैनिटरी पैड्स विद द रूटीन वेस्ट वो फॉलो नहीं करते, छुपा के कहीं फेंकेंगे। तो छुपा के जहाँ फेंकेंगे वहाँ कल को स्ट्रे डॉग्स आएंगे, वो चीजें बिखरती हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करती है, इन्फेक्शन भी कैरी करती है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सब कोई ऐसी किस्से आपको मिलते कि जो इस हाइजीन की प्रॉब्लम की वजह से या यंग गर्ल है उसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव ड्यूटी है इसमें या देखिए, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ी है इन चीज़ों के बारे में, इवन एट Tier 4 सिटीज, क्योंकि अब सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं तो वो चीज़ें कम हुई हैं। बट हाँ, पोस्ट डिलीवरी हम लोग ज़्यादा यंग लड़कियां, शायद इसलिए कि घर में अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, बट पोस्ट डिलीवरी एक और इशू था कि जी कॉटन यूज करते हैं, यूज कपड़े यूज करते हैं, वहाँ पे पर्प्यूरियल सेप्सिस जैसी चीजें भी कई बार हम एनकाउंटर करते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन पूरा यूट्रस तक फैल जाता है। हाई ग्रेड फीवर के साथ हमारे पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, जो केवल मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर मेंटेन की जाती तो सेटल हो जाता। दूसरा, यंग गर्ल्स में इस तरीके के इन्फेक्शंस फ्यूचर में उनको नुकसान कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक बार PID हो जाता है, जिसे हम सबसे कॉमनली क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की बात करते हैं, क्लेमाइडिया इज इन्वॉल्व इन दैट पेल्विक इन्फ्लेमेशन, पेल्विक इन्फेक्शन, तो क्लेमाइडिया हैज अ टेंडेंसी ऑफ ब्लॉकिंग योर ट्यूब्स, इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ कॉजिंग, जिसको हम कहते हैं कि चिपक जाती है, हमारे नले जो हैं वो आसपास में चीजों में जाके चिपक जाते हैं, आंतों से, यूट्रस से, तो आगे चल के प्रेगनेंसी ठहरने में भी परेशानियां होती हैं, जहाँ पे अर्ली एज में PID हुआ होता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जो एक नई चीज आई है वो है मेंस्ट्रुअल कप। ऑल्दो अभी एज अ डॉक्टर भी हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्या यंग गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज करना इजी होगा, बट अगर हम हाइजीन के हिसाब से देखें तो वो बेस्ट होगा। केवल एक बार सीखना मात्र है, अदरवाइज बिकॉज इट इज समथिंग विच इज बीइंग रीयूज्ड, लीकेज का इशू नहीं रहता, रीयूज होना है तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स में प्लास्टिक भी है, उसका डिस्पोजल भी है, इट इज अ बिग पॉल्यूटेंट फॉर द एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे हम एक तरीके का ग्रीन रेवोल्यूशन मानने से, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा वेस्ट कम हो,
जहाँ हमारा प्लास्टिक का यूजेज कम हो, वहाँ पे menstrual cup is also a very good thing which comes in sizes, very small sizes are available which can be used by others, but then these things need to be put into their mother's counseling as well. माओ को उसके लिए पहले तैयार होना होगा, बच्चे को तैयार होना होगा और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग एक बार जरूर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेनी होगी हाउ टू यूज इट। देखने को मिलता है कि सैनिटरी पैड्स में ही बहुत ज़्यादा शाइनेस फील होती है, तो कब्ज तक पहुंचने के लिए तो आई थिंक वी हैव टू काउंसिल मोर ऑन दैट। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि अभी हम लोग भी जब बड़े हुए हैं अपने सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो इस साइकिल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं या सच हैं, वो तय कर पाना बहुत मुश्किल है। सामाजिक जो सेटअप है उसके अंदर कि अगर पीरियड्स हैं तो घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप मंदिर में नहीं जाएंगे, आप इवन फास्ट नहीं रखेंगे, ये सब चीजें, तो ये कितना सही है? मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी हाइजीन की, तो वो सब होता होगा, बट कितना सही आपको लगता है? एक्चुअली हमारे देश में हमेशा से ही परंपराओं और मान्यताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब हमारे एंशिएंट कल्चर को अगर हम देखें तो पहले महिलाओं को रसोई में जाना, मंदिर नहीं जाना, इन चीज़ों की इजाज़त नहीं थी। इवन अभी भी बहुत से परिवारों में और इवन हर रिलीजन में ये होता है कि फैमिली अलाउ करना एक दूसरी बात है, महिला के खुद के माइंडसेट में ये आ जाता है कि मैं नहीं जाऊँ। एक्चुअली महिला का माइंडसेट तो फैमिली से ही बना है, तो वो भी उसी परंपरा को फॉलो करती आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले समय में सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हाइजीन की कमी होने की वजह से या महिलाओं को आराम नहीं मिलता था, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो भी समस्याएं महिलाओं को होती थी, तो उन चीजों के लिए शायद ये नियम बनाए गए, लिमिट्स बनाए गए कि ये महिला रसोई में नहीं जाएगी या मंदिर में नहीं जाएगी दर्शन के लिए। तो लेकिन अब इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इतने अच्छे सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि मुझे लगता है कि अब इस तरह की कोई भी जो पुराने मिथ्स हैं शायद वो अब जरूरी नहीं है कि ये सब फॉलो किए जाएं। लेकिन फिर भी मैं सबकी परंपराओं का सम्मान करती हूँ, और साइंटिफिक तरीके से अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। सब लड़कियां स्कूल जा रही हैं, साइकिल चला रही हैं, गेम्स खेल रही हैं, तो अब बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन पुरानी परंपराएं डेफिनेटली वो चली आ रही हैं, तो हमें, लेकिन मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको साइंस को भी समझना होगा और एक महिला को पूरी आजादी देनी होगी। वो महिला पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन ले सके कि उसको कैसे करना है, रसोई में काम करना है या मंदिर में जाना है। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। भाई ये सब जो सिस्टम है अभी, उस एज में जो लड़कियां हैं इतनी मैच्योर नहीं होती, कुछ जब बचपने से प्रवेश कर रही होती हैं इस टाइप में, तो खुद अपना उस लेवल का ध्यान होने लगता है। तो इसमें कितना नुकसान होता है उन्हें अगर वो संकोच में रहे। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो उन ऑडियंस तक पहुँचे, उनको लगे कि हाँ हमें अपने मदर से या टीचर से बात करनी है, तो अगर वो नहीं करेंगे बात तो ध्यान रख नहीं पाएंगे, उसका कितना बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है। ये बिल्कुल सही आपने पूछा है। एक्चुअली जब लड़कियां इस एज में इतनी छोटी होती है तो उनको लगता है कि वो पूछे तो किससे पूछे। अगर अपने पेरेंट्स के पास जाती है, माँ के पास जाती है, तो माँ खुद ही संकोच में रह के जवाब ना दे। इस तरह स्कूल में टीचर से पूछे, वो भी जवाब ना दे। तो उस कंडीशन में लड़की अपने सवालों का जवाब पाने के लिए कुछ और चीजें ढूंढती है, कुछ और चाहती है। और जैसे आजकल आप देखते हो, मैंने पहले भी बताया, इंटरनेट बिल्कुल फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, और इंटरनेट की जो जानकारी होती है वो आधी अधूरी और बहुत बार गलत भी होती है। तो उसी से सब चीजें, या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, अब उसमें किसको कितना ज्ञान है वो भी नहीं मालूम, वो भी तो उसी के जैसे हैं, तो उनको सही ज्ञान मिल ही नहीं पाता। और इस सही ज्ञान ना मिलने की वजह से, जैसे डॉक्टर मधुलिका ने बताया कि वो प्रॉपर सैनिटरी पैड कब यूज करना है, कौन सा यूज करना है, कितने टाइम पे यूज करना है, कितना फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करना है, तो इसका उसको पता ही लग पाएगा। बाकी अगर उसको कुछ भी किस तरह की, जैसे कॉमन समस्या होती है पीरियड्स में, पेन हो रहा है, अब पेन में कुछ भी तो होता है कि नहीं दवाई नहीं लेंगे, कुछ कहते हैं नहीं दवाई ले लें, तो वो उसको सही कौन बताएगा? उसकी माँ बता सकती है, उसके
टीचर्स बता सकते हैं, या अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको डॉक्टर के पास। तो इन सब चीजों में हमें लड़की के लिए, बच्ची के लिए एक पॉजिटिव फेथ डेवलप करना पड़ेगा, जिससे वो माँ और अपने टीचर से इस चीज को डिस्कस कर सके। नहीं तो आगे जाके उसको इतने संक्रमण, बाकी हो सकता है कुछ और इतना सीवियर पेन हो, उससे रिलेटेड कोई डिजीज भी उसको इंटरनल हो सकती है, उसका जिसे पता ही ना लग पाए। तो ये सब चीज उसको सही नॉलेज देनी पड़ेगी, उसके संकोच को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत धारणाओं में फंस के बच्ची परेशान हो जाएगी और मेंटली भी वो बेचारी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए और आगे जाके हो सकता है मेंटल डिजीज का शिकार भी हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हम अभी के लिए धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अर्चना का। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर अरुणा, थैंक यू डॉक्टर मधुलिका। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।